हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ZICR की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो देखो, अपन केंद्रक पढ़ रहे थे। केंद्रक में अपन ने केंद्रक झिल्ली पढ़ी थी, ठीक है। केंद्रिका के बारे में पढ़ा था और क्रोमेटिन के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे, इसके अलावा मैंने आपको क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है और क्या समानता है इसके बारे में भी बताया था। आज अपन पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा सा टाइम देना भाई। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, एक गुणसूत्र। अब आपको पता है गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं, तो मैंने कल बताया था आपको, गुणसूत्र DNA, RNA और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन गुणसूत्रों में दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई है यहां पर, गुणसूत्र की संरचना। देखो, पहले इसको लेबल करते हैं। तो ये मध्य में जो बिंदुनुमा गहरे रंग की संरचना है, इस बिंदुनुमा गहरे रंग की संरचना को क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकीर्ण। क्या बोलेंगे इसको? प्राथमिक संकीर्ण या सेंट्रोमियर। प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर। ठीक है, गुणसूत्र के बीच में जो बिंदुनुमा संरचना है, इसको प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र का जो सिरे वाला भाग होता है, इसको टीलोमियर कहते हैं। सिरे वाले भाग को क्या बोलेंगे? टीलोमियर, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहां पर एक बिंदुनुमा संरचना और दिखाई दे रही है, आपको दिख रही है ना? इसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक संकीर्ण। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीयक संकीर्ण, ठीक है। अब देखो, इस द्वितीयक संकीर्णन के जो बाद की संरचना है, इसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक है ये जो कुंडलित भाग है, इस कुंडलित भाग को अपन बोलते हैं क्रोमोनेमा। कुंडलित भाग को क्या बोलते हैं? क्रोमोनेमा। अब इसके अलावा देखो, एक बिंदुनुमा संरचनाएं आपको दिख रही हैं। इन बिंदुनुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं? क्रोमिया।
इसको क्रोमोमियर। ठीक है। अब जो प्राथमिक संकीर्णन होता है, इस प्राथमिक संकीर्णन के चारों ओर, प्राथमिक संकीर्णन के चारों ओर एक प्रोटीन की वलय या रिंगें पाई जाती है और इस प्रोटीन की वलय या रिंग को काइनेटोकोर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर। ठीक है, यह हो गई गुणसूत्र की संरचना। एक बार दोबारा से देखना इसको। जो गुणसूत्र का अंतिम या सिरा है, एंड्स होते हैं, एंड्स वाला भाग क्या कहलाएगा? टीलोमियर। ठीक है। इस गुणसूत्र के बीच में एक बिंदुनुमा संरचना है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर। ठीक है। इस सेंट्रोमियर की डिटेल से अपन बात करेंगे सेल डिवीजन में। ठीक है। फिर इस प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर के चारों ओर प्रोटीन की एक रिंग या वलय पाई जाती है जिसको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर। ठीक है। प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक बिंदुनुमा संरचना और पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक संकीर्णन। और द्वितीयक संकीर्णन के बाद का जो गुणसूत्र का भाग है वो क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। ठीक है। ये तो बात होगी इसकी संरचना की। अब देखो अपन एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन की। ठीक है। तो सेंट्रोमियर का जो कार्य है, सेंट्रोमियर का काम क्या है? सेंट्रोमियर गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड होते हैं उनको जोड़े रखने का काम करता है। और जैसे ही कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान ये सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को अलग अलग करता है। तो सेंट्रोमियर का कार्य क्या हो गया? सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़े रखता है और उनको पृथक करता है। ठीक है। तो सेंट्रोमियर में ध्यान रखना, ये सिस्टर क्रोमेटिड को, सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़कर रखता है। वह उन्हें पृथक करता है, वह उन्हें पृथक पृथक करता है। ये तो बात किसकी हो गई? प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर की। अब बात करें अपन टीलोमियर की। तो टीलोमियर क्या है? गुणसूत्रों के एंड्स, यानी गुणसूत्र के जो सिरे हैं, गुणसूत्र के सिरे क्या कहलाएंगे? टीलोमियर। ठीक है। गुणसूत्र के सिरे क्या कहलाते हैं? टीलोमियर कहलाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के कारण या उम्र बढ़ने के साथ साथ इन टीलोमियर्स की लंबाई कम होती जाती है। ठीक है। तो व्यक्ति में बुढ़ापा आने का कारण क्या है? टीलोमियर की लंबाई का कम होना। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी, यानी सेल डिवीजन होता रहेगा, सेल डिवीजन के दौरान धीरे धीरे इस टीलोमेयर की लंबाई भी कम होती जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में बुढ़ापा आता है। ठीक है। तो उम्र गुजरने का कारण या बुढ़ापा का लक्षण क्या है? टीलोमेयर की लंबाई का कम होना। ठीक है। एक एंजाइम होता है टीलोमरेज। कौन सा एंजाइम? टीलोमरेज। वो टीलोमरेज एंजाइम इसकी लंबाई को बढ़ा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन सा एंजाइम है जो टीलोमेयर की लंबाई को बढ़ा सकता है? वो है टीलोमरेज। क्लियर बात? तो टीलोमेयर, टीलोमेयर क्या है? गुणसूत्र के सिरे। और इसमें ध्यान रखना,
उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ टीलोमियर की लंबाई क्या हो जाएगी, कम, और उसी के कारण व्यक्ति में क्या आएगा, बुढ़ापा। अब इसके बाद देखो क्रोमोनेमा, अगला पार्ट क्या है, क्रोमोनेमा। तो ये गुणसूत्र का कुंडलित संरचना होती है। क्रोमोनेमा क्या है, गुणसूत्र की द्विकुंडलित संरचना। गुणसूत्र की द्विकुंडलित संरचना को क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा। और इस क्रोमोनेमा में जीन्स पाई जाती है। क्रोमोनेमा भाग में क्या पाई जाती है, जीन्स, जीन पाई जाती है। ठीक है, तो गुणसूत्र का द्विकुंडलित भाग होता है, वो क्या कहलाएगा, क्रोमोनेमा। और इस क्रोमोनेमा भाग में जीन पाई जाती है। अब ये जो बिंदुनुमा संरचनाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। तो क्रोमोमियर क्या है, क्रोमोमियर मणिका रूपी संरचनाएं हैं। क्रोमोमियर क्या है, मणिका रूपी संरचनाएं। ठीक है, जो प्रोटीन और डीएनए की कॉइलिंग होती है। जो प्रोटीन व डीएनए की कॉइलिंग होती है। यानी न्यूक्लियोसोम का नाम सुना होगा आपने। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसके ऊपर डीएनए लिपटा रहता है। तो प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे के ऊपर जो लिपटे रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। क्या बोलेंगे, क्रोमोमियर। काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर क्या होता है, अभी बताया, प्रोटीन की वलय होती है। प्रोटीन की क्या होगी, रिंग या वलय, जो किसको घेरे रहती है, सेंट्रोमियर को। और ध्यान रखना, जो तर्कतंतु होते हैं वो तर्कतंतु कोशिका विभाजन के दौरान इसी से जुड़ते हैं। तो कोशिका विभाजन के दौरान तर्कतंतु गुणसूत्र की किस संरचना से जुड़ेंगे, काइनेटोकोर से। और काइनेटोकोर क्या है, प्रोटीन की एक रिंग है जो प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर के चारों ओर पाई जाती है। अब देखो, यानी प्राथमिक संकीर्णन के अलावा गुणसूत्रों में एक द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि जो द्वितीयक संकीर्णन है ये सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता। सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है। सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो फिर किसमें मिलेगा ये, तो ध्यान रखना, गुणसूत्र 13, 14, 15, 21 और 22, इन 5 जोड़ी गुणसूत्रों में ही द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। क्लियर बात, द्वितीयक संकीर्णन सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है। ये केवल 13, 14, 15, 21 और 22वें जोड़ी गुणसूत्रों में ही पाया जाता है। इस द्वितीयक संकीर्णन को नोर भी बोलते हैं, NOR। द्वितीयक संकीर्णन को क्या बोलते हैं, नोर। ठीक है, और इस
नोर से या द्वितीयक संकीर्णन से किसका निर्माण होगा? तो ध्यान रखना, केंद्रिका का। ठीक है, केंद्रिका का निर्माण किससे होता है? नोर से। क्लियर बात? तो द्वितीयक संकीर्णन सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है, ये केवल 13, 14, 15, 21 और 22वें जोड़ी गुणसूत्रों में पाया जाता है। और इन गुणसूत्रों को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सेट गुणसूत्र। तो सेट गुणसूत्र या सेट क्रोमोसोम किसको बोलेंगे? जिनमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। गुणसूत्र 13, 14, 15, 21 और 22, इन गुणसूत्रों को क्या बोलेंगे? सेट क्रोमोसोम। क्लियर बात? अब देखो, द्वितीयक संकीर्णन के बाद वाली संरचना क्या कहलाती है? सैटेलाइट। क्या कहलाएगी? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट किसमें मिलेगा? सैटेलाइट केवल उन्हीं गुणसूत्रों में मिलेगा जिनमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। तो सैटेलाइट भी सभी गुणसूत्रों में नहीं होता है। सैटेलाइट भी 13, 14, 15, 21 और 22 गुणसूत्रों में पाया जाता है। देखो, यदि द्वितीयक संकीर्णन नहीं होगा तो द्वितीयक संकीर्णन के आगे का पार्ट क्या कहलाता है? सैटेलाइट। तो द्वितीयक संकीर्णन ही नहीं होगा तो सैटेलाइट भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, सैटेलाइट क्या है? द्वितीयक संकीर्णन के बाद वाला भाग। द्वितीयक संकीर्णन के बाद वाला भाग क्या कहलाता है? सैटेलाइट। और सैटेलाइट केवल उन्हीं गुणसूत्रों में मिलेगा जिनमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। क्लियर बात? द्वितीयक संकीर्णन को नोर भी कहते हैं। और इस नोर से किसका निर्माण होगा? केंद्रिका का निर्माण होता है। तो अपन ने गुणसूत्रों की संरचना यहां पर पढ़ी है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता देता हूं इसमें आपको। एक अपन ने पढ़ा प्राथमिक संकीर्णन और एक पढ़ा द्वितीयक संकीर्णन। इस प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्णन में क्या अंतर होता है? प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्णन में क्या अंतर है? तो सबसे पहला और मुख्य अंतर तो क्या होता है कि जो प्राथमिक संकीर्णन है, प्राथमिक संकीर्णन ये सभी गुणसूत्रों में मिलेगा। प्राथमिक संकीर्णन सभी गुणसूत्रों में पाया जाता है और द्वितीयक संकीर्णन सब गुणसूत्रों में या सारे गुणसूत्रों में नहीं मिलता। ये केवल 13, 14, 15, 21 और 22वें जोड़ी गुणसूत्रों में पाया जाता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर देखो, जो प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर है ये अभिरंजित होते हैं। सेंट्रोमियर अभिरंजित होते हैं। क्लियर बात? और जो द्वितीयक संकीर्णन है, द्वितीयक संकीर्णन अभिरंजित नहीं होते। यानी जब अपन गुणसूत्र को अभिरंजित करते हैं और अभिरंजित करने के बाद जो संरचना अभिरंजित नहीं होती वो क्या कहलाती है? द्वितीयक संकीर्णन। तो प्राथमिक संकीर्णन सभी गुणसूत्रों में मिलेंगे, अभिरंजित होते हैं। ये सभी गुणसूत्रों में नहीं मिलते, अभिरंजित नहीं होते। तीसरा इंपॉर्टेंट अंतर वो क्या है कि जो प्राथमिक संकीर्णन होते हैं इनके स्थल निश्चित नहीं होते। इंपॉर्टेंट अंतर है भाई, ये ध्यान रखना। जो सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन होते हैं इनके स्थल
निश्चित नहीं होते। निश्चित कैसे नहीं होते? क्योंकि ये सेंट्रोमियर है, ये बीच में भी हो सकता है, ये मध्य से ऊपर हो सकता है, सिरे पर भी हो सकता है। मतलब इनके स्थल निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक संकीर्णन होते हैं इनके स्थल हमेशा निश्चित होते हैं। ये तीसरा मुख्य अंतर है कि द्वितीयक संकीर्णन के जो स्थल हैं वो निश्चित होंगे और प्राथमिक संकीर्णन के स्थल निश्चित नहीं होते हैं। क्लियर बात? समझ में आया? ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसके बाद अपन बात करते हैं गुणसूत्रों के प्रकार। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर मैंने अभी बताया आपको, इसके जो स्थल होते हैं वो निश्चित नहीं होते। तो इनके स्थल निश्चित नहीं होते, तो इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो, हाँ, अब देखो गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार, तो ध्यान रखना, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम या गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर बात? अब देखो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे अपन टीलोसेंट्रिक। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? टीलोसेंट्रिक। इस टीलोसेंट्रिक में ध्यान रखना, जो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र होते हैं ये मानव में अनुपस्थित होते हैं। मानव में अनुपस्थित, पहली बात। ठीक है, टीलोमियर गुणसूत्र, सॉरी, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र मानव में नहीं पाए जाते। मानव में क्या होंगे? ये अनुपस्थित होते हैं। अब देखो, इनमें जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर कहां मिलेगा? तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर सिरे पर पाया जाता है, सिरे पर या एंड्स पर मिलेगा। क्लियर बात? टीलोसेंट्रिक में क्या ध्यान रखना है आपको? टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है ये सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सिरे या एंड्स पर पाया जाता है। तो देखो इसकी अपन संरचना बनाए। ये तो क्या है? सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम। अब ये सेंट्रोमियर है, ये कहां स्थित है? गुणसूत्र के सिरे पर। ठीक है, तो गुणसूत्र के सिरे पर स्थित होने के कारण इस गुणसूत्र को क्या बोलते हैं अपन? टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक है, ये मानव में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो यदि इसके आकार की बात करें तो ये गुणसूत्र आई आकार का होता है। किस आकार का होगा? आई आकार का। तो ये 2-3 बातें इसमें ध्यान रखना। टीलोसेंट्रिक मानव में अनुपस्थित होंगे, सेंट्रोमियर सिरे पर होगा और आई आकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो दूसरा एक्रोसेंट्रिक, दूसरा है
एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर सिरे के नजदीक होते हैं या सिरे के पास में होते हैं। यानी यहां पर सेंट्रोमियर सिरे पर नहीं होते, सिरे से कुछ नीचे होते हैं। देखो, ठीक है। क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर सिरे से कुछ नीचे स्थित होता है, क्या कहलाएगा? एक्रोसेंट्रिक। और इसकी आकृति जे शेप्ड होती है। यानी ये क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि आई शेप या आई आकार का गुणसूत्र क्या कहलाएगा? टीलोसेंट्रिक। जे आकार का गुणसूत्र क्या कहलाएगा? एक्रोसेंट्रिक। यानी इसमें सेंट्रोमियर सिरे से कुछ नीचे यानी सिरे के नजदीक स्थित होते हैं। ठीक है। अब देखो, सिरे से नीचे होने के कारण इसमें एक तो छोटी भुजा होगी और एक क्या होगी? बड़ी भुजा। ठीक है। एक तो छोटी भुजा होगी और एक बड़ी भुजा होगी। तो यहां पर ध्यान रखना है, जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इनमें भुजा अनुपात सर्वाधिक होता है। भुजा अनुपात सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक भुजा अनुपात किसमें मिलेगा? एक्रोसेंट्रिक में। क्यों? क्योंकि एक भुजा बहुत छोटी होती है और एक भुजा बहुत बड़ी होती है, इसलिए सर्वाधिक भुजा अनुपात किसमें मिलेगा? एक्रोसेंट्रिक में। टीलोसेंट्रिक में भुजा अनुपात नहीं होता क्योंकि इसमें एक ही भुजा होती है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं अपन मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो जो मेटासेंट्रिक होते हैं इनमें सेंट्रोमियर कहां होंगे? मध्य में, मिडिल में। सेंट्रोमियर मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है। तो दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। दोनों भुजा समान। और साइज की बात करें तो साइज क्या हो जाएगा इसका? वी से, वी आकार। क्लियर बात? अब देखो, तो यहां पर भुजा अनुपात पूछ लिया जाए कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में भुजा अनुपात क्या होगा, तो इनमें भुजा अनुपात 1 होता है। भुजा अनुपात क्या होगा? 1, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं? समान या बराबर है। अब इसके बाद देखो, चौथा प्रकार है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इनमें एक भुजा तो मतलब देखो भाई, जैसे ये क्रोमोसोम है, एक भुजा थोड़ी सी छोटी होगी, यानी जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर
मध्य या केंद्र से कुछ दूर स्थित होता है। सेंट्रोमियर केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये साइज कैसी होगी, एल आकार। किस शेप में होंगे ये, एल शेप में होते हैं। सेंट्रोमियर होता है मध्य से कुछ दूरी पर होता है। ठीक है, तो अपन गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ रहे हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। देखना एक बार। नंबर 1 टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, इनमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम या गुणसूत्र के सिरे पर पाए जाते हैं। ठीक है, सिरे पर पाए जाते हैं तो इनमें एक ही भुजा पाई जाती है। और ये गुणसूत्र टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र मानव में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस शेप के होंगे या किस आकार के होंगे, तो ध्यान रखना टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आई शेप या आई आकार के होते हैं। दूसरा प्रकार है एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में ध्यान रखना सेंट्रोमियर सिरे से कुछ नीचे होते हैं, सिरे से एंड से कुछ नीचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, इसलिए एक भुजा बहुत छोटी होती है और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। तो सर्वाधिक भुजा अनुपात किसमें मिलेगा, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों में। ठीक है, और शेप की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जे आकार के होते हैं और भुजानुपात इनमें क्या होगा, सर्वाधिक। तीसरा प्रकार है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इनमें सेंट्रोमियर मध्य में स्थित होता है। तो दोनों भुजाएं क्या होगी, समान। दोनों भुजाएं समान होने के कारण इनका जो भुजानुपात है वो क्या होगा, 1। और यदि इनके साइज की, शेप की बात करें तो ये किस शेप के होंगे, वी शेप या वी आकार के। अंतिम प्रकार है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो मध्य से कुछ दूर स्थित होता है, मध्य से कुछ दूर स्थित होता है। और शेप की बात करें तो शेप कैसा हो जाएगा, एल शेप या एल आकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के क्रोमोसोम हैं, इनमें से टीलोसेंट्रिक मानव में नहीं पाए जाते, बाकी ये तीनों क्रोमोसोम है मानव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने गुणसूत्र की संरचना और गुणसूत्रों के प्रकार पढ़े हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा, ध्यान से इनको पढ़ना। धन्यवाद।